पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर 2 में आज हम शुरू करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। आखिर हम लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई क्यों करते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई किस लिए करते हैं? वो इसलिए ताकि हमें फ्यूचर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसका समझ आ सके और हम लोग अपने पिछली गलतियों से सीख सकें और रिसेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें चेंजेज ला कर सके। आज हम देखेंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में होल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करती थी। इसको जानने से पहले मैं लेक्चर का पूरे लेसन का थोड़ा सा क्रक्स देना चाहता हूँ। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूँ, फिर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाऊंगा, फिर जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सारी चीज़ों को एक करके हम देखेंगे ताकि एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो सके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा हम जानते हैं कि बाबर जब आया उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके बाद बाबर ने टेक ओवर किया, उसके बाद से मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल्स का वो एक तरह से मोनार्किकल सिस्टम था। मोनार्किकल सिस्टम क्या होता है कि जहाँ मोनार्की जो है किंग होता है वो होल एंड सोल होता है, वही राजा होता है, उसके पास सारे पावर्स होते हैं। यानी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है जो आज के डेट में आप देख रहे होगे, वो तीनों का पावर एक केवल राजा में ही समाहित होता है। यानी कि एम्परर के पास सारे पावर होते हैं और वो सारे चीजों को वो हैंडल करता है। कोई भी साम्राज्य हो उसका मेन फंक्शन होता था रेवेन्यू जनरेशन का, और रेवेन्यू जनरेशन किस लिए? ताकि वो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे सके। सेकेंडली क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यानी पैसा रहेगा तभी हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकेंगे। लॉ एंड ऑर्डर क्यों चाहिए? ताकि हमारी बाउंड्री सुरक्षित रहे। एक गौर करने वाली बात आज के एडमिनिस्ट्रेशन से ये होगी कि कोई भी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। वेलफेयर स्टेट क्यों नहीं था? क्योंकि किंग वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। जो आम जनता है उसके द्वारा किंग सेलेक्ट नहीं हो रहा है, किंग अपने पावर से, अपने हेरिडिटी से बन रहा है, इसलिए लोगों के प्रति उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उसका वेलफेयर पे कोई फोकस नहीं था। सेम आप देखेंगे तो जितना भी योद्धा अकबर दिखाए, लेकिन क्रक्स यही है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी वेलफेयर पे फोकस बिल्कुल नहीं था। मेन जो काम था वो रेवेन्यू जनरेशन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आगे देखेंगे कि जो भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्रिस्टिक है एक नेचर में, केवल आर्मी के ही रैंक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम मनसबदारी सिस्टम को देखेंगे। मनसबदारी सिस्टम के साथ साथ इसमें भी हम लोग जागीरदारी सिस्टम आएगा, उसको भी देखेंगे। एक तरह से मैं क्रक्स दे रहा हूँ। फिर हम लोग देखेंगे कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू से जो भी कृषि है उस पर कर लगा के पैसा है जो इकट्ठा करेंगे। जो भी अपॉइंटमेंट कैसे होता था ऑफिसर्स का वो सब हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे मुगल राज कैसे कागज राज था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सरिया लापे होती थी, और पावर्स का कैसे सेंट्रलाइजेशन था। ये सारी चीजें हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे। मेन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहता था कि उस समय आखिर देश दुनिया में चल क्या रहा था। ठीक है, एक्चुअली कि जो मेडाइवल पीरियड है उसमें आप देखेंगे कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, मेडाइवल को थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं या उस पर फोकस कम रहता है। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी क्लैरिटी में आएंगी, थोड़ा सा आइडिया होगा कि उस समय क्या चल रहा था। सेकेंडली ये कोई कंपलसरी पार्ट नहीं होगी जो आगे 10 मिनट के लिए मैं कवर करूंगा, आप इसको स्किप करके भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मे भी ये हिस्ट्री में हो सकता है, तो ये आपका विषय देखना चाहे तो अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो क्या चल रहा था। तो ये बात लगभग 14वीं शताब्दी की है। जब मैं बोलता हूँ 14वीं शताब्दी, यानी कि 1400 से लेके 1500 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उस समय क्या था कि मंगोल एम्पायर था, जो आज के सेंट्रल एशिया का जो रीजन था, जो कि आप अफगानिस्तान देखोगे, तुर्कमेनिस्तान देखोगे, ईरान देखोगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो एरिया थे इसमें मंगोल एम्पायर का शासन था। 14वीं शताब्दी के बाद क्या होता है कि मंगोल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करने लगता है और तिमूर जो है वो कंट्रोल करने लगता है ईरान को और तुरान के एरिया को। तिमूर जो है वो तिमुरिड एम्पायर का स्थापना करता है। ठीक है, आजकल करीना का जो लड़का है वो शायद वो तैमूर तिमूर वही बराबर है। तो तिमूर जो है वो फाउंडर रहता है तिमुरिड एम्पायर का। वो 1405 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका जो बेटा है शाहरुख मिर्जा, उसकी 1448 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो भी जो एम्पायर है, जो तिमुरिड एम्पायर को, वो उसको जकड़ के रखता है, मतलब जकड़ के इन द सेंस की इंटैक्ट रखता है, उसको टूटने नहीं देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो भी तिमुरिड एम्पायर में है उनमें आपस में बंटवारा होने लगता है, जो कि उसके शासक रहते हैं, और इंटरनल कंफ्लिक्ट होने के चलते
तिमुरिड एम्पायर जो सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी मतलब 1450 के बाद से डिसइंटीग्रेट होने लगता है। क्यों डिसइंटीग्रेट होने लगता है? क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ 3 मेजर राइवल थे। सबसे पहले तुर्को मंगोल ट्राइब था जिसमें उज्बेक थे। उसके और वेस्ट में जाएं तो ईरान था जिसमें सफाविद डायनेस्टी थी, जो सिया थे वो प्रोसिक्यूट करते थे जो भी सिया धर्म नहीं अपनाता था, जबकि उज्बेक सुन्नी थे। 1949 की बात है कि बाबर ने फरगना जो एरिया है, एक स्मॉल सिटी है फरगना, स्मॉल सिटी है उज्बेकिस्तान में, उस पर वो कब्जा करता है और उसमें समरकंद को भी कब्जा करने की कोशिश करता है। समरकंद एक उज्बेकिस्तान में एक सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, जिसपे तिमुरिड एम्पायर काफी सदियों से वहाँ पे, काफी सेंचुरी से वहाँ पे शासन करते आ रहा था। तो समरकंद को कब्जा कर लेता है, 2 बार कब्जा करता है, लेकिन सैबानी खान एक उज्बेक चीफ रहता है, उसको वापस समरकंद कैप्चर कर लेता है। किससे? बाबर से। और उसके बाद बाबर को वहां से निकलना पड़ता है क्योंकि वहां बाबर काफी कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद उज्बेक जो है वो उन पे कब्जा करने लगते हैं। तो वहां पे कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट चल रहा था उज्बेक के बीच, ओटोमन सुल्तान के बीच और शाह ऑफ ईरान, ये 3 लोगों के बीच कांस्टेंट झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते जो तिमुरिड एम्पायर था, जो पहले से ही डिसइंटीग्रेट हो गया था, उनके लिए कोई भी स्पेस नहीं था कुछ भी कॉन्कर करने का, कुछ भी शासन करने का। समरकंद भी बाबर के हाथ से निकल जा चुका था, जीतने के बाद भी वो उसके हाथ से निकल गया था, इसलिए बाबर के पास कोई भी चारा नहीं था, इधर इसका कोई जोड़ नहीं चल रहा था, इसीलिए इसने रुख किया अफगानिस्तान के साइड और 1504 ईस्वी में जाके इसने काबुल पे जीत प्राप्त की। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कैसे हुआ। ऐसा कि हमने देखा कि बाबर को काबुल की तरफ भागना पड़ा और 1504 ईस्वी में काबुल पे कब्जा करता है बाबर। उसके बाद जो काबुल वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वहाँ पे न कृषि है न खेती है जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, ये सारी चीजें नहीं है, तो जिसके चलते वहाँ पे कोई फिक्स सोर्स नहीं है इनकम का। तो बाबर को मजबूरी में हिंदुस्तान की तरफ देखना पड़ा। हिंदुस्तान काफी प्रोस्परस था उस समय पे, एक तरह से सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसलिए वो सोचा कि हिंदुस्तान पे अगर कब्जा करूं तो वहां पे काफी हमारा दाल गल सकता है। तो एक दौलत खान नाम का आदमी था, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक गवर्नर था पंजाब में गवर्नर था दौलत खान, और ये गवर्नर इब्राहिम लोदी के अंदर था। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली सल्तनत उस समय काबिज थी, सत्ता पे थी 15th सेंचुरी में, और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, उसका एक गवर्नर कहिए वो अफगानिस्तान के एरिया में था। दौलत खान पंजाब प्रोविंस में, और पंजाब और अफगानिस्तान के एरिया में, कुछ के एरिया में था, और वो वहां पे अपना एक तरह से इंडिपेंडेंट शासन कर रहा था। दौलत खान के पास कुछ लालच था ऐसा कि अगर हम बाबर को इनवाइट करेंगे तो वो इब्राहिम लोदी पे कब्जा करेगा और फिर हम दिल्ली सल्तनत में भी हमारा कुछ हिस्सा था। ऐसा क्यों ये चाहते थे? क्योंकि इब्राहिम लोदी था एक तरह से, मान लीजिए कि क्रूर, एक तरह से क्रूएल तानाशाह था, और वो जो नोबल्स थे, जो एक तरह से शाही लोग थे, उनका भी उसके साथ अच्छी तालमेल नहीं बैठती थी। वो भी चाहते थे कि इसको सत्ता से हटाया जा सके। इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है। इब्राहिम लोदी के पास आप देखिएगा तो काफी बड़ी सेना होती है, फिर भी बाबर अपना ट्रिक और टैक्टिक्स लगा के इसको हरा देता है, और हराने के बाद एक तरह से दिल्ली सल्तनत का खात्मा होगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो मुगल डायनेस्टी की स्थापना होगी दिल्ली में। बड़ी सेना होने के बाद भी पानीपत पे कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि पानीपत का लोकेशन कैसा है, ठीक है, पानीपत में ही सारी लड़ाइयाँ क्यों होती है, यूपीएससी में बार बार पूछा था। और इब्राहिम लोदी कैसे हार गया इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी? तो इसका कारण ये था कि इब्राहिम लोदी की सेना में काफी सर्वेंट्स ज्यादा थे, केवल नंबर ज्यादा था, लेकिन बाकी एक तरह से देखा जाए कि फाइटिंग मैन जो थे, फाइटिंग फोर्स था, वो बहुत कम था। सेकेंडली, बाबर बहुत सारे वार टैक्टिक्स का यूज किया था, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि जो इब्राहिम लोदी है उसके पास 10,000 हाथी थे, तो बाबर क्या किया था कि पहले ही जाके वहां बड़े बड़े गड्ढे, ट्रेंचेज खोन के उस पर पत्ता वत्ता डाल के, पेड़ वो डाल के रखा था, जैसे ही हाथी आए इसमें गिर गए। और सेकेंडली, जो यूपीएससी में भी एक बार पूछा था, गन पाउडर का यूज पहली बार इंडिया में यहाँ पे हुआ था जब लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। तो बाबर के पास ये गन पाउडर और गन वाला जो तोप होते हैं उनका टैक्टिक्स था, जिसके चलते बाबर जीतता है, और जीतने के बाद स्थापना होती है मुगल डायनेस्टी की, और दिल्ली सल्तनत का एक तरह से डिक्लाइन होता है। बैटल ऑफ पानीपत को बहुत सारे हिस्टोरियन कहते थे कि एक डिसाइसिव मूवमेंट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, ऐसा हिस्ट्री बुक में बताया जाता है, लेकिन ये एक तरह से डिसाइसिव मूवमेंट नहीं था। हाँ, एक तरह से ये दरवाजा खोल दिया इंडिया की तरफ मुगल एम्पायर के आने का, लेकिन यहाँ भी कम समस्याएं नहीं थी, क्योंकि राजपूत जो थे वो राजस्थान के क्षेत्र में काफी एक तरह से मजबूत उनका हाथ था, जैसे राणा सांगा उस टाइम पे थे,
ठीक है, मेवाड़ के, उनका काफ़ी वर्चस्व था। और जो दिल्ली सल्तनत पे जो कब्जा था इब्राहिम लोदी का, वो क्या थे, अफ़गान थे। तो बाकी जो अफ़गान बचे थे, जो बिहार के क्षेत्र में, जो बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, ये सारे अभी इंटैक्ट थे। इनको अभी हराना था, तभी मुगल एम्पायर की सही से स्थापना होगी। तो एक तरह से वाटरशेड मूवमेंट इसको नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के होने के बाद जब बाबर दिल्ली की तरफ आता है, आगरा पे उसका कब्जा हो जाता है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा ने ही बुलाया था बाबर को, मतलब एक तरह से इसका कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया था कि आप आइए, इब्राहिम लोदी का हराइए। लेकिन बाद में राणा सांगा जो बैटल ऑफ पानीपत थे उसमें शामिल नहीं हुए थे। अब दिक्कत क्या थी कि एक शासक था महमूद खिलजी, खिलजी नहीं, महमूद खिलजी, मालवा का, ठीक है। तो उसका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी दूर तक था, ठीक है। मतलब ये आप मान के चलिए कि जो मालवा एरिया है, एमपी और आगरा के इस पार का जो नॉर्थ में जो एरिया है, वहाँ का ये शासक था। और वहाँ पे हरा के, मालवा में इस महमूद खिलजी को हरा के राणा सांगा ने इनको डिफीट कर दिया था। और आगरा तक, आगरा में एक नदी बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीलिया खार, तो पीलिया खार नदी तक राणा सांगा का शासन हो गया था आगरा में, ठीक है। तो बाबर को एक तरह से डर सताने लगा कि अगर ये हम पे अटैक न कर दें, या राणा सांगा को भी डर था कि जैसे दिल्ली सल्तनत जितना क्रूएल है, बाबर में भी उतना ही क्रूएल हो सकता है, ठीक है। तो ये राणा सांगा चाहते थे कि बाबर का स्थापना एक तरह से यहाँ पे हो ना, ठीक है, राणा सांगा के लिए थ्रेट था। तो राणा सांगा को सपोर्ट करते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। कौन कौन सपोर्ट करते हैं, तो जितने भी राजपूत डायनेस्टी हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। जो भी अफगानिस्तान इधर ईस्टर्न क्षेत्र में बच गए हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि महमूद लोदी था, महमूद लोदी था इब्राहिम लोदी का भाई था, ठीक है। और हसन खान है जो मेवाट हरियाणा का है, वो इनको सपोर्ट करते हैं। ये सब मिलकर राणा सांगा के साथ अलायंस बनाते हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ खानवा में लड़ाई होती है राणा सांगा की फौज के साथ बाबर की, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर इस लड़ाई में जीत जाता है और उसके बाद बाबर का कब्जा हो जाता है इनके क्षेत्र पे। उसके बाद वो ग्वालियर को, धौलपुर जो कि राजस्थान में है, अलवर राजस्थान में है, चंदेरी मध्य प्रदेश में है, इन सब के कब्जा करते, एक तरह से कब्जा करते हुए, जीतते हुए चला जाता है बाबर। लेकिन ईस्ट में बाबर को फिर ध्यान आता है कि अभी अफगान बचे हुए हैं, तो अगर मैं ज़्यादा इधर डीप में नीचे आऊँगा सेंट्रल इंडिया में या राजस्थान की तरफ, तो हो सकता है कि ये लोग इधर दिल्ली पे अटैक कर दें। तो बाबर अपना जो है एक तरह से सफ़र यहीं, आक्रमणों का सफ़र यहीं रोक देता है और वापस आगरा की तरफ कूच करता है, ठीक है। तो हमने ये बैटल ऑफ खानवा देखा, आगे देखते हैं। उसके बाद अब जैसे ही मैंने बताया कि ईस्ट साइड में काफ़ी अफगान थे, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जो अफगानों का एक तरह से सरदार था, लेकिन फिर भी काफ़ी अफगान बचे हुए थे जो कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में थे, ठीक है। और अफगान के जितने भी सरदार थे उसने उनको बैक कर रहा था नुसरत शाह, ठीक है। नुसरत शाह क्या था, एक तरह से बंगाल का शासक था, ठीक है, जो कि दामाद था एक तरह से देखा जाए तो इब्राहिम लोदी का। जो इब्राहिम लोदी की डॉटर थी उससे इसका शादी हुआ था, ठीक है। फर्दर जो महमूद लोदी था, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, वो बिहार में एक तरह से अपना डेरा जमा के रखा था और सारे जो अफगान रूलर थे वो उसको सपोर्ट करते थे, महमूद लोदी को। फिर तो ये महमूद लोदी हो गया यहाँ पे, और आपका बंगाल वाले एरिया में और नीचे आएंगे तो वहाँ पे हो गया नुसरत शाह जो कि दामाद है इसका। तो इनका एक तरह से अफगान्स का ग्रुप था जिसको कैसे भी करके इब्राहिम लोदी को हराना था, तभी जाके इब्राहिम लोदी बोल रहा हूँ, यानी कि बाबर को इनको हराना था, तभी जाके ये कब्जा कर पाते ये पूरे को। तो इन सब को टैकल करने के लिए बाबर ने 1529 में मार्च किया आगरा से ईस्ट की तरफ, और गंगा नदी को पार करके बनारस में गंगा नदी को पार किया। उसके बाद वो फिर छपरा के पास एक घाघर नदी आती है, घाघरा नदी आती है, घाघरा नदी को क्रॉस किया तो यहाँ आपको दोनों लोगों की सेना मिल गई। दोनों लोग कौन थे, नुसरत शाह जो बंगाल का था उसकी सेना मिली, और उसके बाद जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, ये लोग तैयार बैठे थे। तब तक बाबर बहुत एक तरह से इल हो चुका था, बहुत बीमार हो चुका था। तो उसने क्या किया, संधि किया कि स्यूजर्निटी जो रहेगी बिहार पे वो मेरी रहेगी। स्यूजर्निटी कहने का मतलब आप शासन कीजिए, लेकिन आपका जो डिफेंस होगा, ठीक है, आपका जो संबंध होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस होगा, वो मैं देखूंगा। सोवर्निटी होता है, स्यूजर्निटी होता है, मीनिंग देखिएगा। स्यूजर्निटी का मतलब शासन आप कीजिएगा, लेकिन बाकी ये मेरा रहेगा आधिपत्य। तो ये टीटी साइन होती है बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के भाई जो महमूद लोदी है उसके बीच में।
और उसके बाद बाबर वापस लौट जाता है और लौट के फिर वो आगरा की तरफ जाता है और आगरा से वो लाहौर की तरफ जाने लगता है, जो अफगानिस्तान के लिए जाने लगता है। तो काबुल में थोड़ी दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर का बच्चा रहता है हुमायूं, ठीक है। ये 1530 में बाबर को सक्सीड किया, ठीक है। 1530 में इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद बाबर को ये सक्सीड किया, ठीक है। हुमायूं के साथ बहुत दिक्कत थी, इसके जो भाई थे एकदम इसके सपोर्टिव नहीं थे, ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और जो भी सल्तनत जीता था बाबर ने, वो सबको एक तरह से हार जाएंगे, ठीक है। वो उतना मजबूत थे नहीं, ठीक है। आपस में क्वेरल बहुत ज्यादा था, वो चाहते थे कि थ्रोन को कैसे ही हम कैप्चर करके रहें। तो एक लड़ाई होती है, अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री है। बैटल ऑफ चौसा की लड़ाई होती है 26 जून 1539 को, और इसको शेर शाह सूरी जो हैं वो हुमायूं को हराते हैं इस लड़ाई में। हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। फर्दर 17 मई 1540 को हुमायूं के साथ अगेन लड़ाई होती है शेर शाह सूरी को, लेकिन शेर शाह सूरी फिर से हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं यहाँ से ईरान को भाग जाता है। और आप देखेंगे कि 1540 से 55 तक शेर शाह सूरी की शासन रहेगी पूरे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। शेर शाह सूरी का बहुत बड़ा अंपायर था, जो ग्रैंड टैंक रोड वगैरह में हम शेर शाह सूरी को देख सुनते हैं, वही है, ठीक है। तो शेर शाह सूरी भी एक तरह से अफगान डायनेस्टी ही मान के चलिए इसको। ये 1540 से 1555 तक शासन किए और शेर शाह को सक्सीड किया उसका दूसरा बेटा इस्लाम शाह, लेकिन इस्लाम शाह भी यंग एज में मर गया, ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया। इसके बाद हुमायूं की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हुमायूं अटैक करता है और एक बैटल होता है 1555 में। उसके बाद पूरी दिल्ली सल्तनत पे, एक तरह से नॉर्थ इंडिया पे देखा जाए तो हुमायूं कब्जा कर लेता है। दिल्ली और आगरा जो मेन सीट था जो एम्पायर का, उस पर कब्जा कर लेता है हुमायूं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1556 में ही 1556 में 27 जनवरी को हुमायूं अपने दिल्ली में लाइब्रेरी से अपने ऊपर उतरता है, पहले तल्ले से वो गिर जाता है और पैर फिसल के गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है 27 जनवरी 1956 को, ठीक है। उस समय उसका बेटा जो था अकबर, वो मात्र 13 साल का रहता है और वो अफगानिस्तान में एक लड़ाई लड़ते रहते हैं, ठीक है। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान वाले अफगान ही एक दुश्मन रहते हैं, तो अफगान ट्राइब के साथ उसकी लड़ाई होती रहती है। और आप जब जोधा अकबर के शुरुआत में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अकबर एक छोटा बच्चा है, उसके साथ उसका बैरम खान ट्यूटर है और उसी समय उसको एक तरह से एम्पायर का, जैसे पता चलता है हुमायूं मर गए तो फिर उसको गद्दी सौंपी जाती है। और यहाँ से जब अकबर असेंड होता है थ्रोन पे, तब से एक तरह से प्रॉपर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ये एक नॉर्मल बैकग्राउंड था। शुरुआत तो बाबर के टाइम से ही हुई, बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर उसके बाद 2 लेटर मुगल आएंगे, वो 15-20 हैं, आप हिस्ट्री के बुक में देखेंगे। लास्ट में बहादुर शाह जफर लास्ट में है, जिनको पकड़ के लास्ट में 1857 की क्रांति के बाद भेज दिया जाएगा म्यांमार। तो ये सारे लोग लेटर मुगल बहुत वीक होंगे। ये सारे चीज़ हम हिस्ट्री के पार्ट में देखेंगे। अभी थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये एक तरह से ब्रीफ बैकग्राउंड है जो कि हम लोग मेडाइवल इंडिया में देखते नहीं हैं। तो यहाँ से अकबर आता है, ठीक है। अब एक तरह से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से शुरू होता है। आपका मेन लेक्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीछे जो भी समझ में आया है ठीक है, नहीं आया है उसको भूल जाइए, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख दिया कि मुगल रूल 1556 से लेकर 1857 था बहादुर शाह जफर तक, ठीक है। बाबर ने इन्वेड किया इंडिया को, बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और लोदी डायनेस्टी खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत जो था वो खत्म हो गया। यहाँ से मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। मैंने बताया कि 1556 में जो एक्चुअल शुरुआत हुई थी, जबकि अकबर के सिर पे वो क्राउन थमाया गया, एक तरह की शासन आया अकबर का, ठीक है। फिर अकबर और उसका जो बेटा था जहांगीर, ठीक है, इनमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफी हुआ और रिलीजियस हार्मोनी भी देखने को मिलेगी। अजीमो शान शहंशाह जो गाना सुनेंगे आप, ठीक है, जोधा अकबर में, तो रिलीजियस हार्मोनी जो था जहांगीर और अकबर के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। और फिर शाहजहां का टाइम पे होगा, अपने देखने या जो अपना आर्ट एंड कल्चर का बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो शाहजहां का टाइम था एक तरह से गोल्डन एज था मुगल आर्किटेक्चर का। ताजमहल, मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब शाहजहां के टाइम में बनाएंगे। फिर आप नेक्स्ट औरंगजेब को पढ़ेंगे तो औरंगजेब के टाइम में आप देखेंगे कि औरंगजेब के टाइम में काफ़ी एरिया, वास्ट एरिया जो था इंडिया में, वो मुगल्स के शासन के अंदर था। हालांकि औरंगजेब को हमेशा एक तरह से टक्कर मिला मराठास के द्वारा, फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंग्लो मुगल वार भी आप देखेंगे तो इनको हमेशा टक्कर मिलते गया। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी एक तरह से देखिए कि टेरिटोरियल एक्सपेंस काफ़ी देखने को मिला,
ठीक है। लेकिन उनको कड़ी शिकस्त भी मिली एक तरह से शिवाजी भोसले के टाइम में, जो मराठा मिलिट्री का रिसर्जेंस हुआ उस समय काफ़ी शिकस्त भी मिली उनको, ठीक है। तो आपने देखिएगा एक तरह से आप हमेशा क्रिटिसाइजेशन में सुनते होंगे कि जजिया हटाया अकबर ने और औरंगजेब ने लगा दिया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के शुरू करने से ही पहले ही बताया था कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी फोकस था, ठीक है। क्यों था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस? क्योंकि वार का खर्चा और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का खर्चा, टेरिटरी बचाने का खर्चा सब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे था। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स कैसे वसूला जाएगा? अब जजिया एक तरह का टैक्स है। औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ? क्योंकि लड़ाई औरंगजेब के टाइम पे ज्यादा हो रही थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये सब सोर्स क्या है, हमें पता कहाँ से चला, ठीक है। तो एक आईने अकबरी है जिसको अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। तो एक तरह से बायोग्राफी है अकबर का। तो आईने अकबरी से हमें ये सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। आगे देखते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ बेसिक फीचर है, कुछ साइलेंट फीचर है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना कि ये एक तरह से फॉरेन ओरिजिन है, ठीक है। हमें अभी इतना आधे घंटे से मैं यही बक रहा हूँ कि जो कि सेंट्रल एशिया से हम ये जो रूल है वो आया है यहाँ पे, बाबर सेंट्रल एशिया से आया है। तो वहाँ जो उज्बेक थे या जो पर्सिया जो ईरान का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जैसा शासन पद्धति थी वही शासन पद्धति हम लोग यहाँ भी अपनाए हैं। तो इसीलिए बोलता है कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है एक तरह से पर्सो अरेबिक सिस्टम है जिसको इंडियन सेटिंग, ठीक है, आज रजनी गोयल और अरोरा का बुक पढ़ेंगे वहीं से उठाया गया है कि पर्सो अरेबिक सिस्टम इन इंडियन सेटिंग है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाबर जो था तिमरूद डायनेस्टी से था, वो पर्सिया और सेंट्रल एशिया में बेस्ड था, तो वहीं से ये सिस्टम लेके आया। तो हम लोग बोलेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन ओरिजिन का है। जैसे उज्बेक जो थे वहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि उज्बेकों का शासन था, वहाँ पे मनसबदारी सिस्टम का एक तरह से चलन था, वो सिस्टम को हम लोग अपने यहाँ लाए हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वो फॉरेन ओरिजिन था। दूसरा, मिलिट्रिस्टिक इन नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी मुगल गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिशियल थे उनको आर्मी लिस्ट में रखा जाता था, ठीक है। तो जो उनकी बहाली होती थी वो आर्मी के रैंक के अनुसार होती थी, ठीक है। यानी कि हर एक आदमी जो भी है मिलिट्री में उसको एक पोस्ट दिया जाता था, उस पोस्ट को कहा जाता था मनसब, ठीक है। मनसब क्या है? एक रैंक है, ठीक है। तो मनसब कैसे दिया जाता था कि जितना नंबर ऑफ सैनिक आप कमांड करोगे उस हिसाब से आपको रैंक दिया जाता था। तो 10 से 10,000 तक सैनिक के लिए कंट्रोल करने के लिए सबको रैंक दिया जाता था। अगर 10,000 सैनिक आपके अंडर हैं तो आपको 10,000 के इक्विवेलेंट जो रैंक होगा दिया जाएगा। 10 सैनिक है तो उसके अनुसार रैंक दिया जाएगा। तो ये जो था मिलिट्रिस्टिक था इन नेचर में, यानी कि जो भी वहाँ ऑफिशियल्स थे सबको एक तरह से रैंक दिया जाता था, मिलिट्री वाला रैंक। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो सिविल ऑफिसर्स थे उनका भी काम ये मिलिट्री ऑफिसर ही करते थे, क्योंकि वार जब हो रहा है तो वो मिलिट्री का काम करेंगे, नहीं हो रहा है तो वो सिविल का काम करेंगे। हालांकि आगे देखेंगे कि इसमें भी झोल झाल था, कैसे बताऊंगा। उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म। ये जो वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, वो हमेशा आपको परेशान करेगा। डेस्पोटिज्म वर्ड का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि तासीर क्या है, एक तरह से झुकाव क्या है, एक तरह से नेचर क्या है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका एक तरह से प्रकृति क्या है, वो है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड जो हमने पेपर 1 में देखा होगा कि सारा पावर जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। यह जो था सारा पावर किंग के पास था, यानी कि किंग हैज अनलिमिटेड पावर ऑफ, किंग जो बोला वही ला है, एक तरह से फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस यही है, किंग है। तो इसलिए सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म था। चौथा बुक पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था एक तरह से कागजी राज था। कागजी राज क्यों बोला गया? यानी कि पेपर का राज। राज क्या होता है? हम राज करते हैं तो राज करने के टाइम पे क्या होता है? कैंपेन करते हैं, ठीक है, एक्सपेडिशन होता है, ठीक है, कैंपेन कंडक्ट करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन मुगल गवर्नमेंट को कागजी राज बोला गया है, पेपर गवर्नमेंट। इसलिए, किस लिए बताता हूँ, क्योंकि जो इंडिया था एक तरह से लार्ज टेरिटरी था, बहुत बड़ा टेरिटरी है, ठीक है। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन। सारा जो है फैसला कौन लेगा? सेंट्रल अथॉरिटी लेगा। तो लोगों के पास क्या है? कोई भी अपना डिसीजन मेकिंग का कोई भी पावर नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये पूछेंगे। किससे पूछेंगे? सेंट्रल अथॉरिटी से। तो पूछने के क्रम में क्या होगा? आपको जितने लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन को सबको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि जो भी स्टेट था, उसके बाद सूबा था, सूबा के बाद सरकार था, सरकार के बाद परगना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको क्रॉस करके आपको ऊपर जाना है। तो आपको क्या है? पेपर वर्क हर जगह सेव करके रखा जाएगा। इसीलिए
क्या बोलते थे, कागजी राज ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल पे नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल इनिशिएटिव लोग नहीं ले सकते थे, इसलिए ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि हमें हायर अथॉरिटी से हमें पूछना पड़ता था, इसीलिए देयर वाज ए ग्रोथ ऑफ मैसिव रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा रखते थे, इसीलिए इनको कागजी राज भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जैसे कि हम भी कुछ भी देखते हैं, जैसे पाकिस्तान को ही ले लीजिए, तो वो शरीयत पे बेस्ड है, ठीक है, शरिया ला होता है, ये रूल बुक है मुस्लिम्स का। तो यहाँ था आपको ब्लेंड देखने को मिल जाएगा, रिलीजन और पॉलिटिक्स जो आपस में थे। इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में एक तरह से डिफ्रेंसिएशन है, पूरी तरह से नहीं है लेकिन डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो उस समय क्या था कि किंग को शासन करना पड़ता था एज पर इस्लामिक ट्रेडिशन। जो उलेमा थे, जो जानकार थे, उलेमा बोलते हैं उनको, ठीक है, वो जैसा निर्देश देते थे उस हिसाब से किंग एक्ट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ शरिया लॉ, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना था कि जो मुगल के एम्परर थे उनका दो एटीट्यूड था। मुस्लिम की तरफ वो ज्यादा सोशलिस्टिक अप्रोच देखते थे। सोशलिस्टिक अप्रोच का मतलब मुस्लिम को बराबरी में देखना, ठीक है, उनको सारी सुविधाएं देना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते थे, दूसरा एक एस्पेक्ट था कि हिंदू के प्रति जो उनका मिनिमम इंटरफेरेंस था, यानी कि मुस्लिम के लिए जो भी उनका रूल बुक बोलता है, जो भी लॉ बोलता है, उस हिसाब से उनको सारा पॉलिसी उनकी उसी हिसाब से बनेगी, शरीयत के अनुसार बनेगी। लेकिन हिंदू के रिलीजन में या उनके जो भी फेथ है उसमें हम लोग दखल नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो स्कोप रहेगा स्टेट का, वो स्कोप केवल रेवेन्यू कलेक्शन तक ही रहेगा और पॉलिटिकल फंक्शन तक रहेगा, बाकी हमने उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। ये एक स्कॉलर मानते थे कि ऐसा मुगल्स करते थे, तभी इतने दिन तक रूल कर पाए। अगर रिलीजन में थोड़ा सा भी हाथ डालते तो एक तरह से वो सही नहीं होता है, लोग अपराइजिंग हो जाती है लोगों में, रिलीजन्स को लेकर लोग काफी सेंटिमेंटल रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विरुद्ध बहुत सारे स्कॉलर सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। अकबर जो था वो सोशलिस्टिक अप्रोच अपनाता था हिंदू के लिए भी। आप देखेंगे कि जजिया जो हटा दिया था, वो कर हटा दिया था, हिंदू को भी एक तरह से मुगल डायनेस्टी में रखा था। जो टोडरमल थे वो एक तरह से दीवान थे, तो दीवान जो होता है वो एकदम हाईएस्ट पोस्ट होता है, तो मुगल नोबिलिटी जो थे, नवरत्न वगैरह में थे, उसमें भी रखा जाता था उनको। तो दोनों का अलग अलग विचार है। एक मानता है कि वो हिंदू को उतना सोशलिस्टिक अप्रोच नहीं था हिंदू के प्रति, दूसरा मानता है कि नहीं, सोशलिस्टिक अप्रोच हिंदू के प्रति था। लेकिन कुल मिला के यही कहें तो जो मुगल स्टेट था ये प्योरली एक इस्लामिक स्टेट था। जो भी मुस्लिम्स के रूल बुक में जो शरिया जो लॉ था उसी के अनुसार जो फंक्शन करता था स्टेट। और कहीं कहीं देखें तो आप ये बाइस्ड था अगेंस्ट हिंदू। अगेंस्ट हिंदू बायस कहने का मतलब जो औरंगजेब था उसने जजिया लगा दिया, तो दैट इज बायस्ड अगेंस्ट हिंदू ही होगा ना, है ना। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे कि नेचर में है रेवेन्यू और पुलिस फंक्शंस पे ज़्यादा जोर था। ज़्यादा जोर इसलिए भी हुआ कि रेवेन्यू का इंपॉर्टेंस मैं शुरू में बताया, और पुलिस फंक्शन इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और एजुकेशन और हेल्थ पे बिल्कुल इनका ध्यान नहीं था, और ये खुद के इनिशिएटिव था, पंचायत के इनिशिएटिव था एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज। स्टेट का कोई इसमें रोल नहीं था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी इनका एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और जो भी फार फ्लंग एरियाज हैं, यानी जो भी सुदूर क्षेत्र हैं, उन पे भी इनका कोई इनिशिएटिव नहीं था। आप मुगल काल में देखेंगे तो जो भी फार फ्लंग एरिया में जो भी गांव हैं, वहाँ पे कोई भी पुलिस या स्टेट का फंक्शनरी आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ चौकीदार जो थे, जो फसल को बचाने के लिए या अपना वेलबींग के लिए या रात को जगने के लिए, जागत रहिए हो ऐसे करके वो बोलते हैं ना चौकीदार, तो वो सारे जो फंक्शंस थे वो चौकीदार की भर्ती लोग गांव वाले अपने से अनाज देके या लैंड देके उसको भर्ती करके रखते थे। इसमें कोई रोल नहीं था स्टेट का, ठीक है। और आगे एक फीचर है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये इंटरप्राइजिंग नेचर था, यानी कि कारखाना जो है, कारखाना वर्ड उसी टाइम का है, तो कारखाना की स्थापना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। तो एक तरह से माना जाए कि जो भी प्रिंसिपल सिटीज़ में है उनको कारखाना और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे फोकस था मुगल्स का। तो इसी तरह ये बोला जाता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से इंटरप्राइजिंग नेचर का था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आप डेफिनेशन में देखेंगे कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट करता है पे, अलाउंसेज, सैलरी, ठीक है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सब पर फोकस करता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे कि उस समय क्या था। इनिशियली ही बताया है कि जो भी सिस्टम था अपने यहाँ परसो अरबिक सिस्टम था इंडियन सेटिंग में, ठीक है। और देयर इज ए बाइफर्केशन ऑफ अथॉरिटी था प्रोविंसेस में, ठीक है।
अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे है, ठीक है। तो जो भी प्रोविंस था जिसको हम लोग बोलते थे सूबा, ठीक है, जो स्टेट था, स्टेट का डिवीजन हुआ था, जो पूरा साम्राज्य था उसका डिवीजन हुआ था सूबा में, सूबा का डिवीजन हुआ था सरकार में, ठीक है, सरकार का डिवीजन हुआ था परगना में, और परगना का डिवीजन हुआ था फिर आगे विलेजेज में। आपको देखने को मिलेगा, मैं देखो सबसे पहले स्टेट था, ठीक है, एक तरह से समझाने के लिए बता रहे हैं। स्टेट के अंदर प्रोविंसेस थे, और प्रोविंसेस को बोला जाता है सूबा, ठीक है। इनिशियली 12 सूबा था, लेकिन आगे जाके ये 15 सूबा हो गया। सूबा के बाद होता था सरकार, सरकार के बाद होता था परगना, परगना को हम लोग महल भी बोलते थे, और महल के बाद विलेजेज होते थे जिसको हम लोग मौत और डीह भी बोलते थे, ठीक है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में वापस चलते हैं कि क्या था कि हमेशा ही मुगलों ने एक चालाकी की थी कि वो यूनिटी ऑफ कमांड कहीं मेंटेन नहीं करते थे। जो अथॉरिटी है उसको हमेशा से दो लोगों में बांट के रखते थे। अब यहाँ पे समझने की बात है कि मान लीजिए कि एक ऑफिस है, उसमें एक लोग हैं शर्मा जी और एक लोग हैं वर्मा जी, ठीक है। शर्मा जी और वर्मा जी के बॉस एक ही हैं, लेकिन बॉस ने क्या किया है कि इन दोनों के बीच में किसी एक को अथॉरिटी नहीं देनी है, दोनों को बराबर बराबर अथॉरिटी दी है, ठीक है। तो हमेशा इस शर्मा जी का इंटरफेरेंस रहेगा वर्मा जी के काम में, वर्मा जी का इंटरफेरेंस रहेगा शर्मा जी के काम में, ठीक। अब ये दोनों क्या करेंगे कि एक दूसरे का जो निगेटिव्स है वो जाके हायर अथॉरिटी को, अपने बॉस को बताएंगे, शर्मा जी और वर्मा जी भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी को हेड नहीं बनाया, दोनों को समानांतर रख दिया गया है। तो इससे क्या था, अकबर के पास जो भी मुगल किंग था उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आती रहती थी कि नीचे क्या चल रहा है, ठीक है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड को बिल्कुल वायलेशन हो रहा है, बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है, और देयर इज ए बाइफर्केशन ऑफ अथॉरिटी जो था वो देखने को हम मिलता है। किसके किसके बीच, तो सूबेदार के बीच। सूबेदार एक तरह से मान लीजिए एग्जीक्यूटिव हेड है सूबा का, ठीक है। तो सूबा का एग्जीक्यूटिव हो सूबेदार है, और वहां पे दीवान जो है, प्रोविंशियल दीवान जो है, ठीक है। तो वहां इन दोनों के बीच में अथॉरिटी का बहुत एक तरह से डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में पॉइंट है कि मुगल एम्पायर था वो तरह से एक तरह से सेंट्रलाइज डिस्पोटिज्म था, ठीक है। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है ट्रेट, स्वभाव जो था उनका, ठीक है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो थी किंग के पास थी, और ये स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी पे ज्यादा फोकस्ड था ये, ठीक है। किंग जो था वो सुप्रीम कमांडर था, सोवरेन अथॉरिटी था आर्म फोर्सेज का। जो भी कमांडर थे उसको अपॉइंट किया जाता था किंग के द्वारा, और किंग ही उनको रिमूव किया जाता था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नाम है जो कि असिस्ट करते थे अंपायर को, और वो काफी डिपार्टमेंट के जो है, ठीक है, ये वो हेड थे। जैसे कि वजीर जो था प्राइम मिनिस्टर था, एक्सचेकर और रेवेन्यू देखता था। मीर बख्शी पे मास्टर था, चीफ काजी जुडिशियल हेड था, ठीक है। चीफ सदर जो था रिलीजियस हेड था। दरोगा डाक चौकी मतलब पोस्ट, ठीक है। डाक चौकी होता है ना गांव में, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को देखता था, इंटेलिजेंस के दरगाह तोप खाना वो आर्टिलरी को देखता था। तो ये ऐसे ऐसे करके ये लोग सेंट्रल लेवल पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो यानी सेंट्रल लेवल जो स्टेट के लेवल पे थे, स्टेट इन द सेंस जो कंट्री, जो यूनियन जो हम लोग देखते हैं ना आजकल, यूनियन जो लिस्ट था, तो सेंट्रल लेवल पे ये जो थे ये सारे ऑफिसर्स थे, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो मॉडर्न प्रिंसिपल है, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारी चीजें थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं भी थी। जैसे कि आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, ठीक है, लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन आप देखेंगे कि इनमें नहीं था। रीजन बीइंग कि जो राजा था, जो किंग था, वो अपने जो मंत्री थे उनको रोटेट करते रहता था, ठीक है। रोटेट इसलिए करता था कि ताकि कोई एक के पास ज्यादा पावर अपना मनमानी ना कर पाए। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखिए अथॉरिटी का बाइफर्केशन है, तो यहाँ देखिएगा कि आप हमेशा क्वेरल रहते रहेगा। तो स्पेशलाइजेशन कहाँ है, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंट्रोल था। तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर थे आज के जमाने के, वो उनके में मिलता था। आगे देखेंगे हम लोग एक तरह से पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम जो है उसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बाबर आया था वो अपने तरफ सेंट्रल एशिया से ये सिस्टम लेके आया था, बट अकबर ने उनको एक तरह से अमली जमा पहनाने का काम अकबर ने किया था। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, मनसब का मतलब होता है एक ऑफिस या पोजीशन या एक तरह से रैंक, ठीक है। तो मनसब यानी एक तरह से रैंक है, ठीक है। जो इस रैंक को धारण करता है उसको हम लोग बोलते हैं मनसबदार, ठीक है।
यानी कि जिस जैसे कोई मनसबदार है यानी कि उसके पास मनसब है, वो रैंक है, ठीक है। वो रैंक कैसे दिया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ कितने ट्रूप्स वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि तुम एक आदमी हो, तो तुम्हें कोई मनसब दे दिया गया है, ठीक है। अब मनसब दे दिया गया 10 सिपाहियों का, इनको तुमको कंट्रोल करना है। तो राजा क्या करेगा? राजा आपको पैसा देगा 10 सिपाही को कैसे आप कंट्रोल करोगे, उसके लिए आपको एक तरह से जागीर दे दिया जाएगा, जिसको जागीरदारी सिस्टम में हम देखेंगे। जागीरदारी सिस्टम में क्या होगा कि आपको एक रेवेन्यू विलेज दे दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कर वसूलो और यहाँ से जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमें दो और उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रख लो। मान लो कि तुम्हारे 10 सैनिक को मेंटेन करने में तुम्हारे 3,000 रुपये का खर्च होता है, ठीक है। तो इससे तुम कर वसूलो 10,000, ठीक है। तुम अपने पास रखो 5,000 और 5,000 जमा करवा दो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो जो 2,000 3,000 तो सैनिक को दे दिया गया, जो 2,000 एक्स्ट्रा बचा वो मनसबदार है, वो अपने पोजीशन के लिए यूज करेगा। यही है मनसबदार सिस्टम का क्रक्स, ठीक है। तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे उनको एज ए मनसबदार ही इनरोल किया जाता था, ठीक है। और जो मनसबदार था एक तरह से हायर रैंक ऑफ ऑफिशियल को बोला जाता था मनसबदार, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, शुरू में मैंने बताया कि इसका मिलिट्री कैनोटेशन है, यानी कि मिलिट्री के संदर्भ में इसकी चर्चा की जा रही है, लेकिन ये एक मिथ है क्योंकि मनसबदार हमेशा मिलिट्री कमांडर नहीं होते थे, ठीक है। इनमें नोबिलिटी भी होते थे, जैसे कि राजा का बेटा हो गया, ठीक है, उनके जो ऐसे करके बेटे हो गए या उनका कोई रिश्तेदार हो गया, ठीक है। इनको कुछ ना कुछ तो हायर पोजीशन देना है ना, तो उनको देने के लिए मनसबदारी सिस्टम था। इसमें आर्मी तो थी ही नो डाउट, लेकिन पीयरेज भी था, जो हेरिडिटी वाले जो लोग थे, इनको भी तो कहीं एडजस्ट करना है, तो इनको हाई हाई पोस्ट देके मनसबदारी सिस्टम में डाल के इनको भी कोई ना कोई पोस्ट दे दिया जाता था। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, यानी कि जो वार में पार्टिसिपेट नहीं करते थे लेकिन एज ए अफसर वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी मनसबदारी सिस्टम के अंदर रैंक दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एक हायरार्की थी, जॉब क्लासिफिकेशन था, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इन मनसबदारी सिस्टम देयर वाज ए हायरार्की एंड देयर वाज ए जॉब क्लासिफिकेशन, जो कि आज के मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ये था, ठीक है। तो जो भी मनसबदार थे वो उनको 33 ग्रेड में बांटा गया था, ठीक है। यानी कि 10 से लेके 10,000 सैनिक तक, या घुड़सवार भी इसमें शामिल थे, पैदल सैनिक भी थे और घुड़सवार भी थे। तो इनको 10 से लेके 10,000 तक लोग इसमें थे, ठीक है। और हायर रैंक जो होते थे वो जैसे 5,000 हो गया, 7,000 हो गया, 10,000 हो गया, ये सारे सैनिक को जो कंट्रोल करेगा उसको हम लोग बोलते थे, उस अनुसार क्लासिफिकेशन देते थे। जो 7,000 और 10,000 वाला है वो एक तरह से मान लो कि हाई ग्रेड रैंक वाला है, ठीक है। ये जनरली आम आदमी को नहीं दिया जाता था, ये जो राजा का बेटा बेटा हो गया, रॉयल फैमिली का जो हो गया, उनको वही दे देते थे। आम आदमी जो था ये 5,000 का रैंक तक जा सकता था। आप सोचोगे कि इनका ओरिजिनल बोलते क्या थे, तो देखो 500 तक जिसका सिर्फ पैदल सैनिक या जो घुड़सवार हैं जिनके अंडर में है, तो उसको हम मनसबदार ही बोलते थे। 500 से 2,500 के बीच में उनको हम अमीर बोला जाता था, यानी कि बोलेंगे कि ये फलना अमीर है, यानी उससे समझ में आ जाएगा कि वो ये 2,500 सैनिक रखा होगा, यानी इसके अंडर होगा, तो उसका रैंक हो गया, ठीक है। जो 2,500 से ऊपर है तो उसको अमीर उम्दा बोला जाता था, अमीर आजम उमरा, ये ऐसे करके बोला जाता था, ठीक है। प्रमोशन इनका जो किया जाता था वो किंग के द्वारा किया जाता था, यानी और उसका रिकमेंडिंग अथॉरिटी था दीवान, या प्रोविंस में है तो प्रोविंशियल सूबेदार बोलते थे कि फलना बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको प्रमोट कर दीजिए, तो राजा उसको प्रमोट कर देता था ऊपर, ठीक है। तो मनसबदार को अगर कैश में पे दिया जाता था तो उसको बोलते हैं नगदी बोला जाता था। अगर उनको जागीर दे दिया जाता था, यानी उनको एक तरह से जागीरदारी सिस्टम बताया ना, विलेज दे दिया जाता था, रेवेन्यू विलेज, तो उनको हम लोग बोलते थे जागीरदार। तो कुछ कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ कुछ निगेटिव्स हैं। आप देखिए मनसबदारी सिस्टम पॉजिटिव क्या था कि ये टैलेंट पे बेस्ड था, ठीक है। प्योरली हेरिडिटी नहीं था, टैलेंट पे बेस्ड था, यानी कि कोई भी बन सकता था जागीरदार अगर अच्छा परफॉर्मेंस करे तो। प्रमोशन था जो परफॉर्मेंस पे बेस्ड था, ठीक है, राजा उसको प्रमोट करता था। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अंपायर को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये प्रदान किया था। कैसे प्रदान किया था? कोई भी आप देखोगे कि एक सिमिलर तरह का सिस्टम फॉलो किया जाए कहीं भी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पूरे सरकार को पूरे एक यूनिट को यूनिटी प्रदान करता है, एक कंट्री को यूनिटी प्रदान करता है। जैसे इंडिया का झंडा अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक फहराया जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सब एक तरह के हों, तो ये क्या करता है, एक तरह से पूरे कंट्री को यूनिटी प्रदान करता है। तो मनसबदारी सिस्टम एक तरह से यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रदान कर रहा था पूरे सिस्टम को। दूसरा कि ये हेरिडेटरी इन नेचर नहीं था, हेरिडेटरी इन नेचर नहीं था। मैंने पहले बताया कि हेरिडेटरी था,
क्योंकि रॉयल फैमिली को दिया जाता था। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेरिडिटी इन नेचर नहीं था। मान लो एक मनसबदार है, कल को खत्म हो गया, मर गया, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी रेवेन्यू विलेजेज हैं या सैनिक हैं, ठीक है, वो उसके बेटे को ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है, फिर से नया अपॉइंट किया जाएगा। तो ये हेरिडिटी इन नेचर नहीं था। सेकेंडली, इनका ट्रांसफर भी कर देता था अकबर। मान लो कि ये मनसबदार हैं, कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू विलेज देख रहे हैं, जागीरदार हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद इनको यहाँ से हटाकर दूसरे जगह पे भी डाल दिया जा सकता है, दूसरे को यहाँ पे रोटेट किया जाता है। ये इसलिए ताकि ये लोग एक तरह से जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसको निचोड़ ना सकें एक जगह से, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि देखो हम आज यहाँ हैं, कल वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, तो ये लोगों को एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, तो इसलिए ये पद्धति अपनाया गया था। दूसरा एक था लॉ ऑफ एस्चीट, यानी जब्ती का एक कानून था। यानी कि जैसे ही मनसबदार कोई मर जाता था तो जितना भी प्रॉपर्टी था उसको कन्फिस्केट कर लिया जाता था अंपायर के द्वारा। मनसबदारी सिस्टम का कुछ डिमेरिट भी था, ठीक है। डिमेरिट देखते हैं कि मनसबदारी सिस्टम सक्सेसफुल होगा जब भी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी हो, तब भी मनसबदारी सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि मान लो एक 10,000 सैनिक है एक जगह, एक आदमी इसको यूज कर रहा है, ठीक है, और ये मान लो बिहार के किसी गांव में है और राजा जी बैठे हैं दिल्ली में, ठीक है। राजा जी जैसे कमजोर हो गए, ये 10,000 क्या करेगा? रिवोल्ट करेगा, बोलेगा ये एरिया मेरा है, अब यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। अगर ये बरियार होंगे तो इस पर अटैक करके इसको ले सकते हैं, नहीं होंगे तो क्या होगा? ये अपना खुद को सोवरजिन घोषित कर लेगा। इसीलिए मनसबदारी सिस्टम का ये भी डिमेरिट है, जब तक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी तब तक ये काम करेगा, अगर वीक हो गई तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा लेटर मुगल्स काफ़ी वीक थे और उनके टाइम पे ये सक्सेस नहीं हुआ था। जो भी छोटे छोटे थे वो खुद को अपना घोषित कर लिए थे इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज हो, जैसे कि 10 आदमी को जो हेड कर रहा है उसके पावर और प्रिविलेज एक तरह के हों, तभी ये सक्सेस हो पाएगा। मान लो कि इसको ज़्यादा पैसा दे रहे हो, उसको कम दे रहे हो, ठीक है, एक तरह से लोगों के माइंड में एक तरह से भावना बनाएगी कि इम्पार्शियल सिस्टम है ये। तो ये चीज़ होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर और प्रिविलेज का, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, तब भी मनसबदारी सिस्टम सक्सेसफुल होगा, नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद में कि ये सारे कंडीशन फुलफिल नहीं हुए, तो आप देखोगे मुगल एम्पायर एक तरह से डिक्लाइन हो गया। जागीरदारी सिस्टम क्या है वो हमने बता दिया है आपको कि रेवेन्यू विलेजेज होते थे जिसका टैक्स वसूला जाता था मनसबदार के द्वारा, और वो अपने पास कुछ हिस्सा रखते थे, बाकी वो ट्रांसफर कर देते थे अपने हायर अथॉरिटी को। आगे देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने देखा सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ देखा, हमने उसमें देखा कि मनसबदारी सिस्टम एकदम पूरा उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब एकदम बढ़िया से कवर किया। अब देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो पूरा स्टेट है, स्टेट यहाँ राज्य मत समझना, स्टेट मतलब कंट्री होता है, ठीक है। तो स्टेट को डिवाइड किया गया था प्रोविंसेज में, ठीक है। इनिशियली कितने प्रोविंस थे? 12 प्रोविंस, ठीक है, बाद में 15 हो गया। प्रोविंस का मतलब क्या है? राज्य, ये राज्य हो गया। तो प्रोविंस कितने थे? 15, और इनको बोला जाता था सूबा, ठीक है। उसके बाद सूबा जो था वो सरकार में डिवीजन था। सरकार को आप क्या बोल सकते हो? डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सरकार को जो बंटवारा होता था, सब डिवीजन होता है उसका परगना, बहुत सारा परगना मिलकर सरकार बनाता था। परगना को महल भी कहा जाता था। इसको क्या बोल सकते हैं? आज के जमाने में सब डिवीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सब डिवीजन भी था। इसके बाद क्या था? विलेज, ठीक है। इसके मवध और डीह भी बोला जाता है। गांव में कभी भी डीह खेत को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी बिहार उहार में कोई गांव में आप सुनोगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। तो सबसे पहले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका एक तरह से मान लीजिए कि मिनिएचर रिप्लिका था। जो भी वहाँ था वो भी यहाँ था, जैसे आज के डेट में हमारा सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मेन जो अफसर इंचार्ज था इसका सूबेदार था, जिसको हम लोग नाजिम भी बोलते थे। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, लॉ एंड ऑर्डर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल था। कौन? सूबेदार, ठीक है। उसके बाद आता था प्रोविंशियल दीवान, ठीक है। ये सेकेंड इन लाइन है, दूसरे नंबर पे आता है, बट ये सबॉर्डिनेट नहीं है सूबेदार का, इसीलिए झंझट की मेन वजह है, ठीक है। ये एम्पायर के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, किंग के द्वारा और हाई दीवान के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो ये क्या था? ये इन दोनों में हमेशा पैरेलल होते रहते थे, कभी भी अच्छा नहीं बनता था सूबेदार के बीच में और प्रोविंशियल दीवान के बीच में, आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। तो इसको इक्वल फुटिंग पे क्यों रखा गया था दीवान को? ताकि राजा को सारा समाचार मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ दीवान का मेन काम क्या था? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। उसके नीचे था सदर,
ठीक है। सदर को भी डायरेक्टली सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ये मेन इसका काम क्या था कि जो भी रिलीजियस ग्रांट है, ठीक है, रिलीजियस ग्रांट देखने का काम जो था वो सदर करता था, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से इस्लाम की जो शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए जो उलेमा को इनकरेज किया जाता था इसके द्वारा, और जो भी रिलीजियस इंटरेस्ट हैं लोगों को देखने का काम ये करता था सदर, ठीक है। उसके बाद काजी था। काजी का मेन काम वही था कि जुडिशियल डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज था, ठीक है। फिर आता है मीर बख्शी। जैसे मीर बख्शी जो था वो सेंटर में था, उसी का रिप्लिका यहाँ पे था बख्शी, ठीक है। तो मिलिट्री में जो भी सैनिक थे उनको कैसे पेमेंट करना है, क्या अकाउंट है, वो सब का मेंटेनेंस बख्शी का काम था, ठीक है। यानी कि इसके लाइन में कौन है, ऊपर मीर बख्शी है सेंटर में, और उसके नीचे यहाँ पे बख्शी है प्रोविंस में, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता था फौजदार, ठीक है। यानी कि फौजदार क्या था, सूबेदार का असिस्टेंट था। सूबेदार तो ओवरऑल जो है इंचार्ज है सूबेदार। सूबेदार के अंडर जो था वो था फौजदार। फौजदार का मेन काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रोविंसेस में, ठीक है। और इसके अंदर एक जो है सूबेदार, उसके अंदर बहुत सारे फौजदार होते थे। यानी कि एक प्रोविंस है, जो स्टेट है, उसमें बहुत सारे फौजदार होते थे, ठीक है। और एक जो पर्टिकुलर एरिया का इनको हेड बनाया जाता था उसको फौजदारी बोलते थे, ठीक है। यानी कि इस एरिया के ये फौजदार हैं तो इनका फौजदारी वाला एरिया हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद कोतवाल आते थे। कोतवाल आपको हमेशा सिटी में देखने को मिलेंगे। ये भी रिस्पॉन्सिबल थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, चोरी चकारी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसके लिए कोतवाली था। जैसे कोतवाली थाना हम लोग बोलते हैं आज के डेट में, वो सब कोतवाल उसी टाइम का है जो इम्पोर्टेंट सिटी में रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि सबसे पहले हमने देखा स्टेट के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे क्या था, फिर उसके बाद हमने देखा सूबा के लेवल पे, ठीक है। सूबा देखा, सूबा के बाद हम लोग देखेंगे अब सरकार, और जो विलेजेस में थे उनमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। तो सरकार जो था उसमें फौजदार था, वो एक जगह से एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री हेड था, ठीक है। जैसे मैंने बताया फौजदार किसके अंदर आता था, सूबेदार के अंदर फौजदार आता था, ठीक है। सूबेदार कहाँ रहता था, सूबा में रहता था। उसके नीचे बहुत सारे फौजदार थे जो हर एक सरकार में अपना काम करते थे। ये मुगल गवर्नमेंट के एक तरह से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन था लोकल लेवल पे, ठीक है। यानी यहाँ भी देखो अपॉइंटमेंट तो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ठीक है। और एक तरह से ये मिलिट्री हेड था, पुलिस, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, सबको मिला के एक ही आदमी को बना दिया गया। तो फौजदार हो तुम, सारा चीज देखोगे, जुडिशियरी से लेकर मिलिट्री से लेकर सब चीज तुम ही देखोगे। इसके बाद था आमिर, ठीक है। आमिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था और डायरेक्टली ये प्रोविंशियल दीवान के अंडर में काम करता था। इसका मेन काम था लैंड सर्वे करना, ठीक है। ये देखना कि जो भी फसल हुई है वो सही से हुई है कि नहीं, और उसको जो फसल है उसका मूल्यांकन जो है वो सही से हो रहा है कि नहीं, और परगना के ट्रेजरी में जो डिपोजिशन हुआ है कि नहीं। यानी कि कर जो लगाया जाता था मोस्टली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1/3 से लेके 1/4, जितना भी आपका फसल हुआ है इतने पे आपको टोटल फसल में से इतना पे कर देना है। 1/4 का मतलब मान के चलिए कि 25% है, 1/3 का मतलब 33% आपको पे कर देना होता था एज ए टैक्स। तो टैक्स सही से कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, जमा हो रहा है कि नहीं, ये सब काम अमीर देखता था। और बितिक्ची ये है, असिस्टेंट है अमीर का, ये पेपर वर्क करता था, असेसमेंट रिगार्डिंग असेसमेंट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मंथली रिपोर्ट ये भेजता था कोर्ट को। ये बहुत सारे चीजें हैं, इसको आप पढ़िएगा। मोस्टली डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन है तो मैं ऐसे डिस्कस करते रहूँ, ठीक है। उसके बाद काजी है, ठीक है। प्रोविंशियल काजी का जो काम था, यानी कि रिलीजियस अफेयर का जो देखना, मॉस्क्यू वगैरह का देखना, ये सारा काम वो करता था, ठीक है। उसके बाद परगना एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पे दो आपको, परगना क्या है, सरकार के नीचे जो एरिया आता था उसको हम लोग परगना बोलते हैं। तो परगना में क्या था, सिकदर और कानूंगो, ये दो आपको मिलेंगे। ये दोनों का काम ही मेन था यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो भी परगना है उसका एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो सिकदर है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का काम यही देखता है, क्रिमिनल जस्टिस यानी कि यही देखता है। और जो आमिर है, ठीक है, आमिर को कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में हेल्प करता है, ठीक है। प्लस सेंसस ऑपरेशन। सेंसस ऑपरेशन क्या है, यहाँ जनसंख्या की गिनती नहीं होती थी, जो भी फसल है उसका सही से मूल्यांकन हुआ है नहीं कि नहीं, यही सेंसस है, ठीक है। कानूंगो जो था वो सिकदर के नीचे काम करता था, ये भी लैंड का सर्वे करता था, असेसमेंट करता था, और उसके बाद रेवेन्यू का कलेक्शन करता था, ठीक है। और जितने भी परगना में पटवारी थे, ठीक है, पटवारी का आज भी देखते हैं वैकेंसी निकलता है, तो ये पटवारी का हेड था कानूंगो, ठीक है। मेन काम क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन का इनका काम है, ठीक है।
चलते हैं आगे। उसके बाद आता था परगना के बाद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो विलेज में कोई भी फोकस नहीं था, जैसे मैंने शुरू से बताया कि कोई भी वेलफेयर वाला स्कीम तो नहीं अपनाते थे मुगल्स, ठीक है। सारा वेलफेयर का जिम्मा जो था वो गांव वालों पे ही छोड़ दिए थे। इसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, इस पे दो तरह के लोग बटे हुए हैं, ठीक है। लोगों का दो तरह का ओपिनियन है। जो हिस्टोरियन पिछला जो देख के बताते हैं, उनका दो अलग अलग ओपिनियन है। पहला ओपिनियन है कि मुगल्स जो थे वो अर्बन पीपल थे, सिटी में जीते थे। सिटी जो है एकदम गद्दा, वहीं गद्दा था, जैसे मिर्जापुर वाला गद्दी वहीं पे था। इसीलिए वो गांव से उनका ज्यादा मेंशन नहीं रहता था, इंटरवेंशन नहीं रहता था। क्योंकि कर वगैरह तो सारा खाना पीना कर तो गांव से ही आता था, लेकिन वो गांव वालों को ट्रबल जब तक नहीं करते थे जब तक कि गांव वाले उनको ट्रबल नहीं करें, इसलिए कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, ठीक है। इसलिए विलेज को वो लोग नेग्लेक्ट करके रखे थे, ठीक है। और हालांकि वो टच में थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में हमेशा थे। जैसे कि फौजदार जो टाउन में रहते थे, या लोअर रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, जैसे कानून हो गया, सिकदर हो गया, ठीक है। ये सारे से टच में रहता था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पता गांव का हमेशा रहता था, लेकिन वो इंटरफेरेंस इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनके बीच में हम लोग कोई इंटरवेंशन करें, रिलीजियसली भी या पॉलिटिकली भी कोई इंटरवेंशन नहीं। बस अपना टैक्स दो और जीते रहो सही से, अगर गलती किया तो फिर हम आपको पनिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड ओपिनियन इसमें बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। मुगल जो था वो एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे। दूसरे हिस्टोरियन है वो बोलते थे कि चूंकि रेवेन्यू का सोर्स मेन विलेजेस ही थे और वहीं से उनका खाना पीना भी आता था, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। जैसे आमीन था एक, ठीक है। आमीन एक तरह का पोस्ट था जो कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो उसका काम ये भी था कि देखें कि सही से जुताई हुई है कि नहीं, सही से अनाज उपजा है कि नहीं। अगर अनाज सही से उपजा नहीं था तो एक एग्रीकल्चर लोन दे, तकावी, ठीक है, तकावी लोन दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि आप ये लोन लीजिए और खेती कीजिए और अपना प्रोड्यूस सही कीजिए, उसके बाद जो प्रोड्यूस है वो हमको दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक मिनिस्टर नहीं था सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। जो राजा था वही फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस था, सारा वही फैसला सुनाता था अपने दरबार में, लेकिन उसका एक मिनिस्टर था, ठीक है। तो उस मिनिस्टर को हम लोग बोलते थे वकील। वकील जो था एक तरह का प्राइम मिनिस्टर है, वही देखता था लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। एज सच होम मिनिस्टर टाइप का कोई पोस्ट नहीं था वहाँ पे। राजा और वकील यही सारी चीजें देखते थे। प्रोविंशियल लेवल पे मैंने बताया कि फौजदार था, वही लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल था। उसके नीचे जैसे मैंने कोतवाली थाना का जिक्र किया था, वैसे ही कोतवाल होता था, वो मोहल्ला और वार्ड में रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। और विलेज लेवल पे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो था मुगल बिल्कुल नहीं देखते थे, नेग्लेक्ट करके रखते थे। तो पंचायत जो था वो खुद से ही अपना चौकीदार रखता था, और चौकीदार को हम लोग अनाज वगैरह, जमीन वगैरह देते थे, वही अपना काम करता था, ठीक है, चौकीदारी का काम करता था। तो ये है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए कि जैसे अपना मुगल से पहले जितने भी शासक रहे, ठीक है, जैसे गुलाम वंश रहा, खिलजी वंश रहा, तुगलक वंश रहा, सैयद वंश रहा, लोधी वंश रहा, उसके बाद मुगल वंश आया, ठीक है। तो पहले से कोई ना कोई सिस्टम चल रही होगी, ठीक है। पॉइंटर कहाँ गया? तो पहले से कोई ना कोई सिस्टम चल रही होगी वसूली की। तो उस सिस्टम को मुगल ने भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। जो ओल्ड हिंदू रेवेन्यू सिस्टम था उसी को ये रखे रहे, ठीक है। और जो हिंदू ऑफिसर्स थे उनको भी ये अपना पार्ट बना के रखे, और उनके वर्किंग में इंटरफेरेंस नहीं किए, जैसा डिपार्टमेंट पहले से चलता रहा था मोस्टली वैसा ही रखे, ठीक है। तो मुगल से पहले हमने देखा एक शेर शाह सूरी थे, ठीक है। तो शेर शाह सूरी क्या थे? उन्होंने एक सिस्टम लाया था कि जैसे ही फसल का प्रोडक्शन होगा उसमें जो 20 बीघा पे है, ठीक है, बीघा आप लोग गांव में सुने हुए जो रूरल एरिया से जुड़े होंगे, 20 या बीघा, ठीक है। तो 20 कट्ठा को एक बीघा बोला जाता था। तो हमेशा जो लगान लगेगी वो 20 कट्ठे पे लगेगी, यानी एक बिस्सा का 1/3 पार्ट है वो लगान के रूप में आएगा, ठीक है। लेकिन अकबर शुरू में यही सिस्टम जो है पुराना वाला वो रखते हैं, बाद में जाके देखेंगे करोड़ी सिस्टम करके आएगा, ठीक है। तो करोड़ी सिस्टम में एनुअल असेसमेंट होगा, फसल के अनुसार नहीं, एनुअली जो करोड़ी होगा उसको बोला जाएगा कि आप 1 करोड़ लेके आओ गांव से, ठीक है, इतना रेवेन्यू वसूल किया आओ, आपको उस हिसाब से गांव दिया जाएगा,
ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेनली अंडर वजीर के अंडर था। आप बोलेंगे कि आपने तो दीवान बोला था, वजीर कहाँ से आ गया? तो दीवान को ही कभी कभी वजीर बोल देते थे। अकबर उस समय के अकबर के टाइम पे दीवान बोला जाता था। जहांगीर के टाइम पर दीवान का ही नाम चेंज करके वजीर कर दिया जाता था। ठीक है, तो दीवान एक तरह से मानिए तो बहुत पावरफुल था, क्योंकि वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ये भी देखता था कि कौन छुट्टी जा रहा है, कब छुट्टी जा रहा है, किसको लीव देना है, किसका क्या पोस्ट देना है। एक तरह से वो रिकमेंड भी करता था कि इसको इस पोस्ट पे रखा जाए। ठीक है, जितना भी पेमेंट होता था, ट्रांजैक्शन होता था, सबका हिसाब उसके पास रहता था। यानी कि उसका एक तरह से ऑफिस मान के चलो तो पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस था। ठीक है, राजा को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधे वो दीवान को कॉल करता था, वहां से एकदम फाइल बना के देखता था कि हाँ कितना खर्चा हुआ, क्या खर्चा हुआ है। ठीक है, जितना भी ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस होना है किसी दूसरे स्टेट से, सारा दीवान के थ्रू होता था। ठीक है, तो एक तरह से माने कि दीवान तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, दूसरे के साथ साथ ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और सब में, लीव वगैरह में ये हाथ, इसका हाथ था। तो इसलिए इसको एक तरह से मानिए तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हेड दीवान था। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो हम लोग प्रोविंस के लेवल पे जाएंगे, यानी कि सबसे पहले अब हमने सेंटर का डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एट सूबा लेवल। ठीक है, तो ये एक तरह से मिनिएचर था सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे हमने देखा है कि दीवान थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे प्रोविंशियल दीवान थे। ठीक है, उनको भी किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। किसके कंसल्टेशन पे? जो सेंट्रल लेवल पे दीवान था उसके कंसल्टेशन पे इनको रखा जाता था। ठीक है, और मैंने बताया है कि यूनिटी ऑफ कमांड का वॉलेशन होता था, क्योंकि इनको इक्वल फुटिंग पर रखा जाता था सूबेदार के साथ। ठीक है, लेकिन ये सब देखिए, ये सब हाई लेवल अथॉरिटी है। एक्चुअल कनेक्शन जो है रेवेन्यू का वो कहाँ पे होगा? आपके गांव में ही होगा। ठीक है, तो विलेज लेवल पे ही मेन, एक तरह से बोलिए तो सरकार लेवल पे, ठीक है, या एक तरह से लिखिएगा तो परगना या पंचायत लेवल पे ही मेन जो कलेक्शन है रेवेन्यू का वहाँ पे होगा। तो वहाँ के ही अफसर जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल हो गए इस काम के लिए। तो अकबर ने बाद में क्या किया कि एक करोरी सिस्टम लेके आया। ठीक है, करोरी सिस्टम में क्या था कि हर एक सरकार में एक करोरी का अपॉइंटमेंट किया गया। करोरी आज के डेट में कलेक्टर को मान लीजिए कि करोरी है। कलेक्टर जैसे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, वैसे ही करोरी जो है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हालांकि कलेक्टर, आज के कलेक्टर जो है उनका बहुत सारा फंक्शन और हो गया है, मेन वेलफेयर फंक्शन देखते हैं, लेकिन करोरी का मेन काम था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये असेसमेंट करता था कि रेवेन्यू का, और कलेक्शन करता था रेवेन्यू का। ठीक है, और जब शाहजहां का टाइम आया तो आमीन एक अलग से पोस्ट बनाया गया, जो इसको अपॉइंट किया गया कि आप जो है असेसमेंट का काम कीजिए और करोरी केवल कलेक्शन का काम देखेंगे। करोरी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनको 1 करोड़ दाम लेके आना पड़ता था। ठीक है, अब दाम का मतलब पैसा नहीं होता है, दाम का मतलब होता है टका। ठीक है, 1 करोड़ दाम का मतलब होता है 2.5 लाख रुपया। इतना रेवेन्यू आपको कलेक्ट करना है। अब कैसे कलेक्शन होगा? तो सबसे पहले असेसमेंट होगा लैंड का, पूरा नदी नाला, पूरा लैंड का कितना प्रोडक्टिविटी है ये 1 साल के अंदर चेक किया जाएगा, और उससे कितना रेवेन्यू निकल सकता है। तो पूरे मान लीजिए कि बिहार में एक जिला है छपरा जिला। ठीक है, तो उसको 1 करोड़ के अंदर दिया गया है असेसमेंट करके कि इतने एरिया से 1 करोड़ दाम निकल जाएगा 1 साल में। ठीक है, अब उसके बाद सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, करोड़ी का है कि तुम मार के पीट के कैसे भी 1 करोड़ दाम निकाल के लाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये काम होता था। उसके बाद कानूंगो हमने जो डिस्कस किया, कोई विलेज लेवल पे रेवेन्यू अफसर था। ठीक है, उसको कानूंगो को सारा रूल एंड रेगुलेशन पता होता था, और वो एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता था। तो कुछ लोग बोलेंगे कि काफी कानूनची हो तुम, तो कानूनची जो वर्ड है एक तरह से कानूंगो से मिलता जुलता है। कानूंगो को सारा रूल एंड रेगुलेशन पता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसलिए उसका यूज करते हैं। अब कुछ देखेंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का काफी निगेटिव भी है। तो जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें निगेटिव क्या क्या है कि लोगों के अंदर एक तरह से रिलक्टेंस था, वो नहीं चाहते थे कि हम टैक्स पे करें। ठीक है, तो टैक्स नहीं पे करने का कारण ये था कि उनको सरकार से कोई बेनिफिट नहीं मिलते थे। पेमेंट तो 1/3 करते थे फसल का, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वेलफेयर स्कीम नहीं था। ठीक है, तो एक तरह से रिलक्टेंस था लोगों का। दूसरा कि हमेशा अपवास करके एक तरह से इलीगल टैक्स बोला जाता था। ये एक फॉर्म और अनदर फॉर्म में ये जो नीचे लेवल के अफसर थे ये वसूल लेते थे। हालांकि जो टॉप लेवल के अफसर थे, जो दीवान हो गया या किंग हो गया, ये बोलते थे कि नहीं, इलीगल टैक्स नहीं वसूलना है। लेकिन ये जो नीचे वाले अफसर थे इनको कहीं ना कहीं से ये लगा देते, जैसे हिंदू पे कुछ कर लगा दिया। ठीक है, किसी भी ट्रेड कर रहे हो उस पर लाइसेंस टैक्स लगा दिया। ठीक है, किसी ट्रेड पे, तो ये लोग ऐसे ना कैसे करके नीचे लेवल वाले पैसा वसूलते थे। ठीक है,
तो लोअर लेवल पे जो भी अफसर्स थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी करप्ट थे एक तरह से, और ये काफ़ी हार्शली बिहेव करते थे रिगार्डिंग ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ तक कि जो करोरी का पोस्ट था वो भी ऑक्शन किया जाता था कि आप जितना पैसा लाइएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 करोड़, अगर इससे ज्यादा भी पैसा ला दीजिए, बोली लगाइए कि इतना आप लेके आएंगे, तो उसी को करोड़ी का पोस्ट दिया जाता था। अब उसको पोस्ट दिया जाता था तो लाना ही 1 करोड़, तो वो 1.5 करोड़ वसूलेगा तब तो लाएगा 1 करोड़, तो आधा करोड़ वो इलीगल फॉर्म में वसूलता था। ठीक है, तो ये लोग इतना लोअर लेवल के अफसर का हार्श ट्रीटमेंट क्यों था? क्योंकि इनकी सैलरी जो थी वो काफी कम थी। ठीक है, दूसरा कि गांव के लोग थे वो एक तरह से सबमिसिव तरह के लोग थे, दब्बू तरह के लोग थे। ठीक है, यानी लोगों में उतने करेज नहीं था कि वो कुछ बोल पाए इसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ठीक है, और उस समय एक कस्टम चलता था कि जो लोअर लेवल के अफसर हैं वो अपने हायर जो लेवल के अफसर हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, तो इसलिए वो ज्यादा कर वसूलते थे, यानी कि जो हायर लेवल के अफसर हैं उनको फायदा होता था। ठीक है, अपीजमेंट का पॉलिसी यहाँ पे था, तो इसके चलते वो कहाँ से कर वसूलेंगे? नीचे लेवल से ही वसूलेंगे। नेक्स्टली क्या था, एक बख्शीश का सिस्टम अभी भी हमको देखने को मिलता है, ये सब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का उस टाइम का ही वर्ड है। तो बख्शीश में क्या होता था कि जो हायर लेवल के अफसर हैं वो जो लोअर लेवल के अफसर अगर खुश किए तो हम तुमको कुछ ना कुछ बख्शीश देंगे। ठीक है, अब तुम हमको अपीज किए तो हम तुमको अपीज करेंगे, तो इसके लिए अपीजमेंट के लिए वो भी कुछ इनको देते थे। तो इस तरह से एक तरह से वाइड स्प्रेड करप्शन था मुगल के रेवेन्यू शासन में। ठीक है, तो ये सारे निगेटिव हुए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब हम इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से मानिए जाए कि मॉडर्न जो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो हमें देखने को मिलता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक यूनिटी क्रिएट की पूरे इंडिया में। ठीक है, यानी कि एक तरह का शासन पद्धति हर जगह, जैसे सरकार, सूबा, ठीक है, परगना जो भी है, उसमें आपको देखने को मिलता है। वननेस आपको देखने को मिलता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है मुगल काल में। ठीक है, तो मुगल ने एक तरह से पूरे इंडिया को यूनिफाई करके रखा। कुछ कुछ इसमें निगेटिव्स भी हैं, जैसे कि टॉलरेंट नहीं थे पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा बायस थे मुस्लिमों की तरफ। ठीक है, तो बायसनेस देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली औरंगजेब के टाइम पे इसने काफी हत्याएं की। तो ये था आज का लेक्चर, इसको हम यहीं कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो इसको थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। हमने शुरू से देखा कि चाणक्य को देखा, उसके बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा हमने। अब हम लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे और उससे सीखेंगे कि हम लोग क्या क्या उससे कैरी फॉरवर्ड किए हैं। धन्यवाद।